चाहे ना चाहे उसी की वजह से हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अभी भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। आज के इंडिया में, आज के पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ये पार्टीशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। पर जिस तरह हमें पढ़ाया गया स्कूल में, एटलीस्ट स्कूल के बाद ज़्यादातर लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, वो काफ़ी अधूरा है। क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया गया कि इंडिया एक था ब्रिटिश के अंदर में और जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान को लेके अलग हो जाए और ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा और वो अलग हो गए। पर इतना सीधा हिस्ट्री है नहीं। और ये भी हमें लगता है कि ये काफ़ी दिनों का एक प्रोसेस था, जबकि पार्टीशन होने के डिसीजन होने के बाद एक्चुअली पार्टीशन होने में 1.5 महीने का भी टाइम नहीं। इतनी जल्दबाजी क्यों? किसने किया जल्दबाजी? ये समझना पड़ेगा हमें। फॉर जिन्ना, मुस्लिम्स वर अ पॉलिटिकल ग्रुप, नॉट अ रिलीजियस ग्रुप। क्योंकि 1930 में पहली बार पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया। 1947 के जून महीने तक जिन्ना श्योर नहीं थे कि पाकिस्तान अलग कंट्री चाहिए मुझे। चावल का दाम 6 रुपए से बढ़ के 37 रुपीज हो गया। लोग 1 किलो चावल के लिए अपने बच्चे बेच रहे थे। 16 अगस्त को मैसेकर शुरू हो जाता है कोलकाता में। ये वायलेंस का शुरुआत, ब्रूटल वायलेंस। 5000 लोगों को एक दिन में मारा गया था। उस समय जो इंडिया की आर्मी है बाद में आई इस राइट को संभालने के लिए, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लौटे हुए आर्मी। वो लोग सर पकड़ चुके थे कि ये क्या वायलेंस है, ये तो हमने पिछले 4 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं देखा है। हेलो एंड वेलकम टू बकर बोंग, जहां 2 बोंग मिलके बकर करते हैं। जनरली यही हमारा काम है, लेकिन सिर्फ बकर किसके बारे में करेंगे, किस चीज को लेके करेंगे। मेरा नाम है अरुण अबू खाशनोविश, ये है प्रेमाशीष मुखर्जी, और हम दोनों बात करते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके हर एक एपिसोड में। तो आज का एपिसोड और आज की जो शीर्षक आज का जो सब्जेक्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू नो। मुझे लगता है, हमें लगता है, मुझे और प्रेमाशीष दोनों को लगता है। तो प्रेमाशीष इज एन एविड रीडर, तो वो ही रीड्स अ लॉट, एंड दिस इज द बुक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। तो आपको समझ में आ गया ही होगा कि पार्टीशन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे इतिहास का। बिकॉज हम लोग जो भी है आज, वन ऑफ द मेन इंसिडेंट वॉज पार्टीशन, क्योंकि उसी के बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक्चुअली बना इस पार्टीशन के बाद। सो आज प्रेमाशीष हम लोग बात करेंगे पार्टीशन को लेके, और हमारा रेफरेंस जो बुक है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये रेफरेंस बुक क्या है। हाँ, तो रेफरेंस बुक तो पार्टीशन सब्जेक्ट है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन 1947 15 अगस्त को पार्टीशन हो गया था, राइट। और उसका चाहे ना चाहे उसी की वजह से हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अभी भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। आज के इंडिया में, आज के पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ये पार्टीशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली है। हाँ। पर जिस तरह हमें पढ़ाया गया स्कूल में, एटलीस्ट स्कूल के बाद ज़्यादातर लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, वो काफ़ी अधूरा है। क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया गया कि कैसा नैरेटिव है कि इंडिया एक था ब्रिटिश के अंदर में और जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान को लेके अलग हो जाए और ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा और वो अलग हो गए। पर इतना सीधा हिस्ट्री है नहीं, इसके बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, और ये भी हमें लगता है कि ये काफ़ी दिनों का एक प्रोसेस था। जबकि इंडिया पार्टीशन होने के डिसीजन होने के बाद एक्चुअली पार्टीशन होने में 1.5 महीने का भी टाइम नहीं था। इतनी जल्दबाजी क्यों? किसने किया जल्दबाजी? और एक बात, ये जो बार बार एक थ्योरी उठ के आता है कि अगर गांधी जी चाहते तो पार्टीशन रोक सकते थे, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती है। ये नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर रेज्ड बाय पीपल, राइट। ये सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा क्या इस बुक से?
हम कोशिश करेंगे जितना हो सके बात करें, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये भी है कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में ज़्यादातर जब हम पढ़ना भी चाहते हैं तो या तो इंडियन नैरेटिव है जो कि एक प्रो कांग्रेस नैरेटिव है, राइट, या वैसे कहा जाता है प्रो इंडियन, पर Pro-Indian बेसिकली narrative. प्रो कांग्रेस, कि कांग्रेस Pro-Congress. नहीं चाहती थी पार्टीशन हो, हम्म, ये एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव पाकिस्तान का है कि कांग्रेस बहुत खिलाफ था, कांग्रेस अत्याचार कर रहा था वगैरह वगैरह, तो पार्टीशन वाज इनएविटेबल, हम्म। और जिन्ना अनेक हमेशा से चाहते थे कि अलग एक सॉवरेन कंट्री पाकिस्तान बने। राइट, और दंगा भी एक कारण बोला जाता है। तो ये दो नैरेटिव्स हैं, जो दोनों नैरेटिव गलत है, सच्चाई इसके बीच में कहीं है, तो वो हम ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। चलिए, दूसरी शुरू करते बात कि पार्टीशन का जो सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पार्टीशन के लिए, वो दो प्रदेश को भुगतना पड़ा, पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल, क्योंकि यही दो प्रोविंसेस है जो उसका डिवीजन हुआ था, हाँ, करेक्ट। बाकी प्रदेशों का डिवीजन नहीं हुआ था। तो क्या हुआ वहां पे? हाँ, क्या सिर्फ एक तरह के लोग ही मारे गए थे? वो वायलेंस को हम कैसे देखेंगे? आज 77 साल हो गए, एक्चुअली 78 years ऑलमोस्ट। हाउ वुड यू लाइक टू रिविजिट दैट हिस्ट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जनरेशन के लिए, हमारे आगे के जनरेशन के लिए भी, कि इतना खून बहा है। हॉलोकॉस्ट, जो जर्मन हॉलोकॉस्ट, नाजी हॉलोकॉस्ट कहते हैं, ज्यूज हॉलोकॉस्ट, उससे ज़्यादा खतरनाक था इंडिया का पार्टीशन, और उसके चलते जो वायलेंस हुआ, और ये दोनों तरफ से हुआ। तो चलिए, हम शुरू कहाँ से करेंगे? ये इतिहास की शुरुआत भाई शुरुआत कहाँ साहब, से है? हाँ, शुरुआत होता है ना 1857 की म्यूटिनी से। म्यूटिनी मतलब सिपाही लोगों ने जो विद्रोह किया था। तो क्यों हुआ था म्यूटिनी? अब म्यूटिनी से पहले जो आर्मी थी ब्रिटिश के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ज़्यादातर बंगाल और औध के लोगों का था। हम्म, बंगाल एंड औध, दीज आर द मंगल पांडे वगैरह। तो यहाँ पे एक तो स्टोरी हमें पता है कि वो एनफील्ड राइफल आया था, हाँ, और हाँ। उसके कारतूस में कुछ था जो दांत से काटना पड़ता था। कुछ लोगों को लगा ये गाय और सुअर जो है उसके फैट से बना है। फैट से ये बना है, ये एक तो पार्ट वो है। हाँ, दूसरा ये भी है कि ब्रिटिश जो फौज के लोग थे और इंडियन जो फौज के लोग थे, इनके सैलरी में काफ़ी डिफरेंस था। अच्छा, एक रीज़न वो भी है। कॉर्नवालिस जब से आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तब से देखो, जब 1757 में पलासी का बैटल हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए, मिलना शुरू हुआ, काफ़ी इंटर मैरिजेज होते थे, जिससे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बनी। राइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत रेसिस्ट इंसान थे, जो ये बंद कर दिया था। तो इंटर मैरिज नहीं हो सकता। हाँ, और एंग्लो इंडियंस को एकदम अलाउड नहीं था कोई भी गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब पॉश पोजीशंस में सिर्फ ब्रिटिशर हो सकते। तो ये रेसिस्ट अंडरटोन शुरू हो गया था। तो ये सब चलते 1857 का म्यूटिनी हुआ, और म्यूटिनी जो हुआ औध में बेसिकली बहुत ज़्यादा मारकाट हुई दोनों तरफ से बहुत ब्रूटली इसको सप्रेस भी किया गया। उससे पहले ब्रिटिशर्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा, और ब्रिटिशर्स को ये समझ, मतलब हार सकते थे, वो बच गए थे, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा, क्योंकि बीच में स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो Princely आना states जाना ये जो क्रांतिकारी थे, म्यूटिनियर्स थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने ये बात भी की थी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका टोटल डिटेल एक दूसरे एपिसोड में है, वो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। उसका नाम है डीथ्रोन्ड, द बुक नेम इज डीथ्रोन्ड, और हमने उसके बारे में भी बात किया है। राइट। तो इंडिया के हिंदू, इंडिया के मुस्लिम और ब्रिटिश, ये तीनों जो खेमे थे, इन्होंने 1857 के बाद कुछ कुछ स्टेप्स लिए थे, जिसका मतलब जो आगे की इंडिया की हिस्ट्री को गाइड करेंगे, इफेक्ट करता है। करेंगे। ब्रिटिशर्स ने पहले क्या किया? हम्म, ब्रिटिशर्स को एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि फोर्स का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, फास्ट। मतलब कंट्री के अंदर। हाँ, तो उन्होंने रेलवे बनाया। हाँ, तो इंडियन रेलवे, जो बहुत लोगों को लगता है कि इंडियन रेलवे ब्रिटिशर्स का एक दान है इंडिया को, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि फोर्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो, और उसी तरह से ग्रिड बनाया भी गया था। दूसरा, उस समय तक इंडिया में बहुत सारे सामान जो है वो पोर्ट तक लाने के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि इंडिया से तो सामान जा रहा था ना ब्रिटेन। राइट। तो या तो गुड्स यानी बिजनेस ओरिएंटेशन, या फिर फोर्स, ये दोनों रीजन से रेलवे बना।
दूसरा इन्होंने क्या किया कि बंगाल और औध से आर्मी में रिक्रूट करना बंद कर दिया। ये कारण म्यूटिनी है। म्यूटिनी है, और वहाँ से उन लोगों को लगा कि एटलीस्ट बंगालीज तो ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट नहीं हो सकते, औध के लोग भी ब्रिटिश लॉयलिस्ट नहीं हो सकते। हाँ, तो लेना किसको शुरू हुआ, बाकी जो बचे, मतलब जहाँ से इसके बाद का इंडियन आर्मी बनता है, और वो भी इम्पोर्टेंट है पार्टीशन के जब बात होगी और वहाँ पे जो वायलेंस होगा उसमें ये जो कंपोजिशन बना इंडियन आर्मी का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कौन? क्योंकि 35% पंजाबी मुस्लिम, अच्छा, सिख, बाकी कुछ 20-24% सिख, ये ज़्यादातर फोर्स हो गए। बाकी मराठा, जाट, ये लोग और गुरखा, इनको भी फिर दो अगर पलटन है, बीच में एक पलटन ब्रिटिश का, ताकि कभी भी ये अलग थलग ना हो जाए। आर्टिलरी वगैरह सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में, ये सब हुआ। और आर्मी ऑफिसर्स इंडियन कभी रिक्रूट नहीं हुए। 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनी, उससे पहले तक आर्मी ऑफिसर्स सब ब्रिटिश। तो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाने की कोशिश, जो कि हमेशा ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट रहे। और ये आर्मी बनाने की कोशिश के पीछे ब्रिटिश राज का एक तो उद्देश्य ये भी था कि फिर अगर कोई ऐसा म्यूटिनी के टाइप कुछ हुआ तो वी कैन मैनेज इट। हाँ, तो हमेशा से इसके बाद 1947 तक, यानी कि अगले 90 ईयर्स तक ब्रिटिश फोर्स का, मतलब आर्मी का डर हमेशा ये था कि फिर से एक म्यूटिनी हो जाएगा। अच्छा, इसलिए जब 1947 में नेवल म्यूटिनी शुरू हुई आईएनए को देख के, और थोड़े बहुत पुलिस में थोड़ी सी भी म्यूटिनी की भनक तक लग जाती थी तो ब्रिटिश डर जाते थे कि ये तो फिर से 1857 हो सकता है। तो ये एक पार्ट गया। दूसरा है कि उन्होंने आईसीएस चालू किया, आईसीएस कैडर, यानी विक्टोरिया ने ले लिया था, तो एक आईसीएस कैडर, इंडियन सिविल सर्विस, जिसका आज का फॉर्मेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईसीएस कैडर बना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे डिस्ट्रिक्ट पे जाके। एक ब्यूरोक्रेसी, ताकि एकदम ग्राउंड लेवल पे इनकी पकड़ बनी रहे। राइट। अभी आईसीएस जो है, ये इनको बोला ही जाता है, ये ब्रिटिश, सारे ब्रिटिशर्स थे, आईसीएस सब ब्रिटिश बनते थे, बहुत बाद में वहाँ पे हिंदुस्तानी आए। आईसीएस जो बनते थे वो ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनते थे, और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से ज़्यादा सैलरी इनको मिलती थी, इंडियन सिविल सर्वेंट के ऑफिसर, क्योंकि इनके लाइफ बहुत टफ था। इनका ड्यूटी था कि ये एकदम घोड़े पे सवार होके पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमते रहेंगे, और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का टैक्स कलेक्शन, वहाँ का पब्लिक वेलफेयर जितना भी हो सके वो सब ये करेंगे। तो ये आईसीएस का एक कैडर बना धीरे धीरे आगे जाके, जिनको बहुत ज़्यादा पकड़ थी इंडियन ग्राउंड के साथ। और ये आईसीएस हमेशा से ये सोचते रहे कि जो पॉलिसी बना रहा है दिल्ली में बैठ के, या फिर इंडिया के जो नेशनल लीडर्स भी है, जो बेसिकली दिल्ली बेस्ड लॉयर्स थे, इनसे ज़्यादा हमें इंडिया का समझ है, क्योंकि हमने तो ग्राउंड लेवल पे देखा है इंडिया को। राइट। ये भी एक बहुत बड़ा असर। तीसरा, इनको ये समझ में आया कि इतना बड़ा देश है, इसको हम सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स से पूरी तरह से चला नहीं सकते। हाँ, क्योंकि जितने आदमी लाना पड़ेगा बाहर से, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। तो हमें मैकोले आते हैं उस समय, और ये समझते हैं कि इन ब्रिटिश गवर्नमेंट में आईसीएस वगैरह तो ऊपर ऑफिसर्स तो हम बनाएंगे ब्रिटिश, पर नीचे हमें इंडियन क्लर्क और ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियन होने चाहिए, जो कि ज़्यादा ब्रिटिश के लॉयलिस्ट होंगे। तो फिर ये 1857 में ही बनता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास, ये सब बना जाता है। राइट, टू एडुकेट देम टू बिकम ए क्लर्क, टू बिकम बेसिकली क्लर्क। बेसिकली जो ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे तो इंडियन वैल्यू सिस्टम को वो उतना ज़्यादा तवज्जो देंगे नहीं, और ब्रिटिशर्स की बात ज़्यादा सुनेंगे। राइट। ये, और फिर मतलब इंग्लिश एजुकेशन और वो सब चीज़ें चालू हुई। ये स्ट्रैटेजी इनकी बैकफायर कर गई। उनको ये समझ में नहीं आया था कि इंडियन थोड़े से दिमाग से ज़्यादा तेज़ है। कुछ इंडियंस तो ये होंगे जो सिर्फ स्कूल तक एजुकेशन करके क्लर्क नहीं बनेंगे, इनमें से काफ़ी सारे लोग वो भी होंगे जो क्वालिफाई करते करते लंदन चले जाएंगे, वहाँ से बैरिस्टर हो जाएंगे और इंडिया में वापस आएंगे। राइट। ये, हाँ, ये बहुत कॉमन था तब कि कोई अगर हायर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में कोई अगर अच्छा है, दिस वाज वेरी कॉमन कि बाहर जाना और बैरिस्टर बनके। हमारे जवाहरलाल नेहरू,
जिन्ना, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास, ये सारे लॉयर्स थे लंदन से पास किए हुए। हाँ तो एक हाईली एजुकेटेड इंडियंस बनने लगे। हाँ अब प्रॉब्लम क्यों ये बैकफायर कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो आप सिलेबस तो सेम है। वहां पे वो क्या पढ़ रहे थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में? वो पढ़ रहे थे लिबरलिज्म की बात, राइट, वो पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी की बात। वहां पे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। तो इनका एक डिमांड तैयार होना शुरू कि अच्छा आप पढ़ाते हो हमें कि सारे लोग इक्वल है और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नेंस का एक तरीका डेमोक्रेसी ही है, तो फिर इंडिया में तो ये दिख नहीं रहा है हमें, वहां पे क्यों आप चालू नहीं कर रहे हो? वी आर एज एजुकेटेड एज यू आर। ये क्वेश्चनिंग का पावर एजुकेशन से दे आर गेटिंग। 1883 में गिलबर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन का कि इंडियन जजेस, क्यों जज भी बनने लगे इंडियन जजेस यूरोपियन को क्रिमिनल केसेस में भी जज कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था ब्रिटेन में, क्योंकि एक रेसिस्ट अंडरटोन तो हमेशा से था। बाहर दिखा हुआ प्रिटेंस जो भी रहे कि हाँ हम तो सबको इक्वली एजुकेट कर रहे हैं और सब इंडिया इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ब्रिटेन, पर कभी था नहीं। तो यहाँ पे ये सारे जो लोग थे इन लोगों को लगा नहीं है ही नहीं, कहीं तो आप जो है गलती कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हाँ, कहीं तो गलती कर रहे हैं, आपका तो ये प्रिटेंस है। हाँ तो ये एक रीजन है 1885 में नेशनल कांग्रेस बनने का। हाँ सारे लॉयर्स, हाँ, गांधी जी भी तो लॉयर ही थे। गांधी जी बाद में आए, पर हाँ, बाद में इस समय जो गोपाल कृष्ण गोखले हाँ वगैरह इस समय उभर के आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, और ये क्योंकि ब्रिटिश एजुकेटेड थे, उनका हमेशा से एक पैर तो ब्रिटेन में था। हाँ। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के मेंटर थे, वो ये और कुछ जिन्ना के भी ये कहते थे कि अगर ब्रिटिश अभी चले जाए इंडिया से तो मैं खुद जाके वापस ले आऊँगा इनको, इंडिया भी तैयार नहीं है इंडिपेंडेंस के लिए। तो गोपाल जी के गोखले जो थे, गोखले साहब कभी इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे अपने लाइफ में, उस वक्त नहीं चाहते थे। वो इंडिपेंडेंस की बात कभी किया नहीं उन्होंने। इंडिपेंडेंस की बात बहुत बाद में आता है। इनको बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन था कि हमें भी उतना इक्वलिटी मिले, अधिकार, इक्वलिटी, हमें इक्वली ट्रीट करो। गांधी जी का भी यही कहना था शुरू में। वो बहुत बाद में आया, 1920 के बाद आया कि नहीं अभी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए। उससे पहले ये सब बातें नहीं होती। बाल गंगाधर तिलक, बल्कि वो मुंबई में प्लेग होता है, हाँ, प्लेग के बाद ही तो मुंबई में प्लेग होता है और सब ब्रिटिश फोर्सेस, पुलिस लोगों के घर घुस जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक बोलते नहीं, ऐसे आप बिना परमिशन के नहीं घुस सकते, ये हमारे सभ्यता और संस्कृति के साथ ठीक नहीं जा रहा है। तो ही वॉज मोर प्रो इंडिपेंडेंस या होम रूल रादर देन अदर्स। ये एक कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस बना। हिंदू नेशनलिज्म भी इस समय उभरा, जो क्योंकि हम देखेंगे कि क्रांतिकारी भी वहां से निकले। राइट, क्योंकि 1857 में जब हार गए इंडिया के लोग, तो सवाल ये उठा कि हम हार कैसे गए? ब्रिटिश तो इतने से थे, हम कैसे हार गए इतने सारे लोग? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अलग अलग करके ये निष्कर्ष निकाला कि हम अपने धर्म के रास्ते से भटक गए, इसीलिए हम हार गए। तो हिंदुओं में फिर एक रिफॉर्मेशन चालू हो कि असली रास्ता कौन सा है। फिर तो एक आर्य समाज बना, हाँ, जो कि बोला कि जिन्हें कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, इसीलिए हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे। राइट। ब्राह्मो समाज जो कोलकाता में बना, हाँ हाँ हाँ, वो भी इस समय बना, जो कि यूरोप एजुकेटेड लोगों से बना। हाँ, और उनका मानना था कि मोनोथिज्म, मतलब ब्रह्म, परम ब्रह्म, हाँ, वेदांत वगैरह वही ठीक है, ये कास्टिज्म बात की चीजें, इनको हटाओ। राइट। और विवेकानंद का भी एक वो रास्ता निकला, हाँ, जहां पे पहली बार धर्म को, हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा गया। राइट। जो विवेकानंद भी कहते हैं कि आज की जगह पे, आज के टाइम पे देश के लिए काम करना ही धर्म पालन है। राइट, एकदम तो सही। एक ये रिस्पॉन्स आया, तो यहाँ से एक क्रांतिकारी फॉर्मेशन जो है, रिवोल्यूशनरीज जिसको कहते हैं, वो एक फॉर्मेशन शुरू हुआ। हाँ, मुस्लिमों को भी ये लगा कि हम धर्म के रास्ते से भटक गए, दीन का जो रास्ता है वहां से हम भटक चुके हैं, इसीलिए हम हार गए। और ये इस्लामिक
हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है, जब भी हार जाते हैं तब भी वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और यही निष्कर्ष हमेशा निकलता है कि नहीं, हम दीन के रास्ते से भटक गए। दीन के रास्ते से भटक गए तो क्या करना पड़ेगा, और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बनना पड़ेगा। राइट। तो वो सब चालू हुआ, जैसे दारुल उलूम का स्कूल चालू हुआ वगैरह वगैरह। और एक और भी चालू हुआ जो सैयद अहमद खान है, वो कह रहे थे कि नहीं तब तक, अच्छा, मुस्लिम्स के साथ ब्रिटिश आने के बाद एक प्रॉब्लम हुआ था कि जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे वो ज़्यादातर तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में थे, मुगल या लॉ एंड ऑर्डर में, तो पारसी सिस्टम था। ब्रिटिश आके नया सिस्टम बनाते हैं तो ये सब बन जाते हैं गरीब, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं रहता, लैंड इनसे ले लिया जाता है, तो गरीब हो जाते हैं। तो ये सैयद अहमद खान बोलते नहीं, हमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को भी एजुकेटेड होना पड़ेगा ताकि हम टक्कर दे सके। जहाँ से मोहम्मदन कॉलेज वगैरह चालू होता है, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगा। मुस्लिम लीग इस समय ही कंसेप्चुअलाइज होता है, पाकिस्तान की बात नहीं होती। मुस्लिम लीग की मुस्लिमों को प्रोटेक्ट किया जाए, इंडिया के मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ तक ये सारे रिस्पॉन्सेस होते हैं 1857 के बाद। इस बीच 1914 में गांधी जी आ जाते हैं, जो साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ करके आ जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो बहुत रिलीजियस स्ट्रिक्ट एक से लीडर बन के आते हैं इंडिया में। मतलब आश्रम वगैरह चालू किया, जहाँ पे मोतीलाल नेहरू और मतलब जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी, वो एक मुस्लिम जर्नलिस्ट के साथ भाग गए थे। तो इनको रास्ते में लाने के लिए फिर भेजा गया था इनके आश्रम में, गांधी जी के आश्रम। और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पे ज़मीन पे सो और कुछ नॉनवेज मत खाओ, और ये बिल्कुल और खुद का वो चरखा वर्खा चलाओ, अपनी टॉयलेट साफ करो। मोतीलाल नेहरू वाज अ रिच पर्सन। उनकी बेटी जो उस समय ये ज़रूरत कर पाए कि एक मुस्लिम जर्नलिस्ट के साथ भाग जाए, उनको ये सब थोड़ी पसंद आएगा। राइट। गांधी जी को एक बार पता चला कि दो एडल्ट कंसेंटिंग एडल्ट्स, दो मतलब मेल एंड फीमेल बेसिकली, दो कपल, वो आपस में एक रूम शेयर कर रहे हैं, मतलब एक रूम शेयर कर रहे हैं। बेसिकली दे आर शेयरिंग बेड, प्रोबेबली हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप। तो इन्होंने दोनों सर मुड़वा दिया था इनका। तो बस सेलिब्रेसी वगैरह वगैरह की बातें हुई और बाद में वो इंडिया आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप जो है संभालो, बिकॉज यू हैव अ फॉलोइंग। पर गांधी जी विश्वास करते थे कि ब्रिटिशर्स का जो लीगल सिस्टम है वहीं से हमें सोल्यूशन मिलेगा। नेहरू जुड़ते हैं यहाँ पे। नेहरू उस समय तक भी बहुत सोशलिस्ट नहीं थे, सोशलिस्ट बनते हैं 1926 के बाद। पर नेहरू जुड़ जाते हैं, मोतीलाल नेहरू के बेटे जुड़ जाते हैं, सी आर दास वगैरह, ये सब थोड़े एक्सट्रीम लेफ्ट से थे, ये भी जुड़ते हैं। तो ये सब होते होते हमारा 19 अब नेक्स्ट जो पड़ाव है इंडिया के, वो है 1905 में एक बंगाल पार्टीशन होता है। बंगाल पार्टीशन फिर रोक दिया जाता है। 1909 में अब गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा से बोले नहीं हमें, अच्छा एक और चेंज हुआ था, वाइस रॉय आए थे क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने ले लिया था। तो अब इंडिया कौन चलाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलाएगी नहीं, अब एक वाइस रॉय बनेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक वाइस रॉय। हाँ ठीक। और वो अकेले तो चला नहीं सकते, उनके पास एक थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम थोड़ा सलाह करके कर रहे हैं। तो एक 12 लोगों का एक काउंसिल बनेगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा, ये सारे ब्रिटिश। और गोखले का सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में था कि ये 12 लोगों का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें हिंदुस्तानी होने चाहिए, नहीं तो आप कैसे इंडिया गवर्न कर रहे हो सारे ब्रिटिशर्स को लेकर। तो 1909 में 1909 में ये होता है मॉले मिंटो रिफॉर्म्स कि वो 12 लोगों में से एक आदमी हिंदुस्तानी है। अच्छा, ठीक। और वो गोखले खुद बनते हैं। अब इस बीच आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में अमेरिका का क्या हाथ है? नॉट रियली, थोड़ा बहुत है बट बहुत कम। जब 1900 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब यूएस और यूके जब एक साथ लड़ते हैं तो 14 क्लॉजेस पे, मतलब 14 पॉइंट पे इनकी एग्रीमेंट होती है। यूके और यूएस का? यूएस के वुड्रो विल्सन, जिनके नाम पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, प्रेसिडेंट थे,
यूएस के, उन्होंने उसमें एक क्लॉज डाला था कि ये वॉर ख़त्म होने के बाद आपके जो कॉलोनीज हैं इनको आप इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब सेल्फ गवर्नेंस देंगे, इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्नेंस देंगे। अच्छा, तो उसमें से इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा कॉलोनी होगा। सो हाँ, ठीक। दूसरा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया से बहुत फौज गया था, इंडिया ने बहुत सारा पैसा, इंडियन पैसा ये सब गया था। तो कांग्रेस को भी ये, या मतलब इंडियन जो पॉलिटिकल क्लास थी, इनका भी एक एक्सपेक्टेशन तैयार हुआ कि ये ख़त्म हो जाएगा, अगर जब ख़त्म होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हमें सेल्फ गवर्नेंस मिलने वाला है ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ये एग्रीमेंट में है, उनके एग्रीमेंट में है। तो ऐसा हुआ भी थोड़ा सा। एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बना 1919 में। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, 1919 में, जिसमें कि ये होता है कि भाई एक प्रोविंसेस बनाए गए पहली बार। जो आज हम स्टेट्स देखते हैं वैसे प्रोविंसेस बनाए गए, 11 प्रोविंस बनाए गए। और ये तय हुआ कि कुछ चीज़ें तो सेंटर देखेगी, कुछ चीज़ें स्टेट्स देखेगी, ठीक है। और वाइसरॉय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 12 लोगों का, उसमें एक था पहले, अभी 3 लोग हिंदुस्तानी मतलब इंडियन होंगे। पर इसके साथ साथ एक और एक्ट भी आया जिसका नाम है राउलट एक्ट। क्या था राउलट एक्ट? राउलट एक्ट ये था कि पॉलिटिकल केस में बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है ब्रिटिश पुलिस। क्योंकि तब तक ये जो क्रांतिकारी है या रिवोल्यूशनरीज है उनका एक दबदबा थोड़ा बढ़ रहा था। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जब केस लड़ा जाएगा तो उसमें जूरी नहीं होगी, तो सीधे जज उसमें फैसला सुनाएगा। तो इसका अपोजिशन होने लगा राउलट एक्ट का। और इस अपोजिशन के चलते जो सबसे बड़ी बात हुई, जो इंडियन इंडिपेंडेंस का एक लौता इंसिडेंट है जिसके चलते इंडियन इंडिपेंडेंस का बाकी सारा हिस्ट्री बना, वो है जालियनवाला बाग। हाँ, जालियनवाला बाग आप सब बहुत जानते हैं। इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप सब जानते हैं, मैं फिर से नहीं मतलब दोहराना चाहता कि जालियनवाला बाग में क्या हुआ था, पर थोड़ा सा कि यही भाई पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, वहाँ पे गोलियां चलाई गई। हाँ, जनरल डायर ने वो ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, तो दैट हैपेंड एंड जनरल डायर का कुछ नहीं हुआ। कड़ी निंदा की गई उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बस उनको इंडिया से हटाया गया था। ही वॉज नेवर कोर्ट मार्शल ही नहीं हुआ उनका कभी भी, बाकी पनिशमेंट छोड़ दो। अब 1920 में ये तय होता है कांग्रेस में कि नहीं, ये हो जाने के बाद अब हम ब्रिटिशर्स के नीयत पर सवाल उठाते हैं, तो स्वराज हम मांगेंगे। अब हमें स्वराज चाहिए। कांग्रेस के उसमें होता है कि अब हमें स्वराज चाहिए। यहाँ पे एक इंसान का नाम लेना ज़रूरी है जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना राउलट एक्ट के खिलाफ जब गांधी जी लड़ रहे थे और जब ये पास हुआ स्वराज, तब कांग्रेस में थे। ही वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस। वो अच्छा, जिन्ना थे कौन? जिन्ना भी लॉयर थे, हमें पता है। और अगेंस्ट द कॉमन बिलीफ जिन्ना कोई बहुत सख्त मुसलमान थे नहीं कभी भी। ऑर्थोडॉक्स मुसलमान नहीं थे। ऑर्थोडॉक्स छोड़ दीजिए, ही वॉज अ पॉक ईटिंग वाइन ड्रिंकिंग मुसलमान। अच्छा, ठीक है। उनकी जो दूसरी बीवी थी वो पारसी थी, हमारा डिफरेंट रिलीजन ये, और वो पारसी बन के ही वो रही, उनको कन्वर्ट नहीं किया गया था। उनकी जो बेटी थी वो पारसी ही मतलब बड़ी हुई, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे फिर बाद में। हाँ, उनकी बेटी पारसी बन के ही बड़ी हुई, जिन्होंने फिर जिससे शादी किया था वो बाद में जाके आज का जो भारतीय जनता पार्टी है उनके सबसे बड़े बेनिफैक्टर थे। तो जिन्ना तो ऐसे आदमी थे जो कांग्रेस में, लेकिन जब गांधी जी ने, मुस्लिम लीग के पार्ट कभी थे नहीं, 1934 तक वो मुस्लिम लीग के पार्ट नहीं थे। हालांकि वो मुस्लिम लीग मतलब ही वॉज अवेयर ऑफ मुस्लिम लीग एंड ही वॉज अपोज टू मुस्लिम लीग। ओके, ठीक है। गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था तो जिन्ना वॉज अगेंस्ट इट। ये समझना पड़ेगा हमें कि फॉर जिन्ना मुस्लिम्स वर अ पॉलिटिकल ग्रुप और अ सोशल ग्रुप, नॉट अ रिलीजियस ग्रुप। और ये अंत तक रहा।
जब उनके पास ये प्रपोजल पाकिस्तान तैयार होने के बाद पहुंचा भी कि यहाँ पे शरिया लॉ चालू होगा, शरिया के लॉ वगैरह वगैरह, ही रिजेक्टेड इट। उन्होंने कहा रिलीजन के बेसिस पे, मतलब रिलीजन के बेसिस पे हमने बनाया बिकॉज इट्स अ सेपरेट पॉलिटिकल क्लास जो कि मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में जिनके इंटरेस्टेड प्रोटेक्टेड नहीं है। इसको आप धर्म से मत जोड़ो। गवर्नेंस एंड रिलीजन शुड ऑलवेज बी सेपरेट। क्योंकि उनके हिसाब से माइनॉरिटी के हिसाब माइनॉरिटी से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा। राइट। जैसे कि अंबेडकर बाद में बुद्धिस्ट बने, पर अंबेडकर को अगर हम बोलेंगे तो वो बुद्धिस्ट कंट्री नहीं मांग रहे थे। वो दलित के राइट्स मांग रहे थे। वो दलित के राइट्स मांग रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मेजॉरिटी एक कास्टिस्ट हिंदू सोसाइटी में दलित के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है राइट एज अ सोशल ग्रुप। जिन्ना वैसे ही मुसलमान के लिए सोचते थे। राइट। पर थोड़े से अजीब सिनिक थे वो, मतलब ब्रिटिश वाले करते थे कि जिन्ना इज दैट पर्सन हु हैज अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। तो गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह की बात करते हैं 1920-21 में, तो ये छोड़ के चले जाते हैं कांग्रेस। क्यों? इन्हें अच्छा नहीं लगता? ये कहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये सत्याग्रह वगैरह जो है, सत्याग्रह के खिलाफ थे वो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कह के वो छोड़ के चले जाते हैं। और गांधी जी जो है कांग्रेस को, तब तक कांग्रेस एक एलिट ग्रुप हुआ करता था लॉयर्स का। गांधी जी चंपारण वगैरह जाते हैं और समझते कि ग्राउंड लेवल प्रेजेंस ज़रूरी है, तो प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस वगैरह का एक स्ट्रक्चर बनाते, कांग्रेस हो जाती है स्ट्रांग। इस बीच फिर 1926 वगैरह में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू होता है कि कैसे इंडिया को कुछ सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए, नहीं दिया जाए, ये सब बातें चल रही है बेसिकली। अब ये टाइम वो भी था जब ब्रिटेन में इंडिया का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था। इंडिया का पॉपुलैरिटी मतलब? इंडिया बाकी कॉलोनी की तरह नहीं है, ये एक रिच सिविलाइजेशन है, यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं, ये रिकग्निशन ब्रिटिश सोसाइटी में आने लगा था। अच्छा। जैसे कि दादा भाई नौरोजी है, वो एमपी बन गए थे, ठीक है। कल्चरल एक चीज़ उस समय दिखाई देना शुरू हुआ था। रंजीत सिंह जी क्रिकेट खेलते थे, ससेक्स के लिए क्रिकेट खेलते थे, राइट, ठीक है। कुक बुक, इंडियन कुक बुक पॉपुलर होना शुरू हो गया था वहाँ पे। उदय शंकर डांस परफॉर्म कर रहे थे पूरे यूरोप में घूम के। तो इंडियंस को काफ़ी अच्छी नज़र, और क्लासमेट्स भी थे नेहरू वगैरह जो यहाँ से बैरिस्टर हो के लौट रहे हैं इंडिया में। ये तो और किसी कॉलोनी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इतने सारे लोग आते हैं और एजुकेट होके वापस जाते हैं। हाँ, वहाँ जब इनसे बात भी करते हैं तो दे टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, ऑब्वियसली। हाँ, तो पहला ये। दूसरा, धीरे 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 इंडिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रिटेन के लिए ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जो पहले रॉ मटेरियल का सेंटर हुआ करता था, अब वो मार्केट बनने लगा था। और वो भी ख़त्म हो रहा था जब ब्रिटिश गुड्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा गया और इंडिया के जो बिजनेसमैन थे वो भी यूएस से, कनाडा से, फ्रांस से चीज़ें खरीदने लगे। तो ब्रिटेन के लिए इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रहा नहीं अब। अच्छा। तो इसके लिए प्रेशर बना पार्लियामेंट में, तो थोड़ा सेल्फ गवर्नेंस और दिया जाए, ये बात हुई। तो 1935 में आके बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वही 11 प्रोविंस होंगे और थोड़ी ऑटोनॉमी मिलेगी। जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होंगे। पहली बार इंडिया में डेमोक्रेसी 51 में नहीं आई। 1951 में इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं आई। इंडिया में पहली बार डेमोक्रेसी, मतलब इस तरह का डेमोक्रेसी आया 1935 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हाँ, हालांकि सब लोग वोट नहीं कर पाते थे। पर ये सोचिए कि लोकसभा क्यों है? लोकसभा तो ब्रिटिश पीरियड का एक स्ट्रक्चर है। लोकसभा क्यों बनाया गया था अगर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी तो? राइट। लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैसे बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 1935 में ये बना कि इंडिया में इलेक्शन होगा और जिनके पास थोड़े प्रॉपर्टी है ये लोग ही वोट कर पाएंगे, मतलब द अपर सर्कल ऑफ द सोसाइटी। अपर सर्कल ऑफ द सोसाइटी। और हिंदू और मुस्लिम अलग अलग इलेक्टोरेट, अलग अलग। मैंने कुछ एरियाज जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वोट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है
वहाँ पे सिर्फ हिंदू वोट कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्टोरेट्स बने थे। ओके। तो इलेक्शन हुआ 1936 में, और इस समय मुस्लिम लीग जाके जिन्ना को पकड़ के ले आए, क्योंकि 1930 में पहली बार पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या था, इस पे हम बहुत डिबेट कर सकते हैं, और ये इवॉल्व होता गया। शुरू में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट कौन लाए थे? पहली बार लाए थे जो सारे जहां से अच्छा लिखा है, उन्होंने पहली बार इंडिया में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लाए थे, मोहम्मद इकबाल। एक तो पाकिस्तान है कि पाक यानी प्योर जगह धर्म के हिसाब से, पर इसका एक और भी एक्रोनिम है। पाकिस्तान मीन्स पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध। अच्छा। ये लेके हमें बनाना चाहिए पाकिस्तान, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जिन्ना को 1934 में, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने वाला है, अब इलेक्शन होने वाला है, तो एक अच्छा लीडर हमें चाहिए करके जिन्ना को वापस ले आया, क्योंकि जिन्ना जब छोड़े थे कांग्रेस, वो सीधे चले गए थे लंदन अपना प्रैक्टिस करने। अच्छा। तो उनको पकड़ के ले आया गया, और तब से जिन्ना जो है ये करने लगे कि भाई कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। ये वो प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उन्हें भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बने। तो 1936 में इलेक्शन होता है, ज़्यादातर कांग्रेस जीत जाती है, ज़्यादातर प्रोविंसेस कांग्रेस जीतती है, या तो कांग्रेस के अलाइड पार्टी जीतती है। मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा जीतती नहीं है। अच्छा, इसका क्या कारण? मेजोरिटी माइनॉरिटी था शायद, मेजॉरिटी नहीं, इलेक्टोरेट तो अलग थे। हाँ, और अच्छा, इलेक्टोरेट अलग ही थे। हिंदू मुस्लिम इलेक्टोरेट तो अलग थे, पर मुस्लिम लीग का इंटरनल गवर्नेंस और जैसे प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस टाइप का स्ट्रक्चर गांधी जी ने बनवाया था, वो स्ट्रक्चर मुस्लिम लीग की तभी तक बन नहीं पाई थी। राइट। तो मुस्लिम लीग इलेक्शन में कुछ कर नहीं पाई, कुछ सीटें जरूर जीती थी। तो जिन्ना आए इस बार नेहरू पटेल से मिलने कि भाई एक साथ मिलके गवर्नमेंट बना। अच्छा। नेहरू एंड पटेल रिजेक्टेड इट। अच्छा, ये अगर एक्सेप्ट कर लेते, हो सकता था कि पाकिस्तान ना बने। जिन्ना वो जो वापस गए 1937 में, 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग ने ये रिजोल्यूशन पास किया अपने नेशनल एनुअल मीटिंग में कि नहीं, अब तो हिंदुओं के साथ एक साथ हम नहीं रह सकते, हमारे लिए अलग जगह चाहिए। पाकिस्तान का कंसेप्ट चला आ रहा था, पर 1940 में आके पहली बार मुस्लिम लीग ये डिसाइड करती है कि नहीं, हम अलग होम स्टेट चाहिए हमें। मैं होम स्टेट बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसका रीज़न भी बताऊंगा। होम स्टेट मतलब अलग अलग जगह चाहिए, अलग कंट्री की बात नहीं हो रही है। अभी थोड़ा सा मैं वो स्पॉइलर दे दूं। हाँ, 1947 के जून महीने तक जिन्ना श्योर नहीं थे कि पाकिस्तान अलग कंट्री चाहिए मुझे। बाप रे, क्या बोल रहे हो? आते हैं धीरे धीरे। तो फिलहाल 37 में इलेक्शन होता है, और कांग्रेस गवर्नमेंट में आती है, और 37-39 तक पीसफुल रहता है मामला। फिर 39 में हो जाता है लड़ाई शुरू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40s के आसपास शुरू होता है। तो फिर अब गवर्नमेंट में तो कांग्रेस वाले हैं, तो ब्रिटिश कहती है कि नहीं, हमें तो फोर्स चाहिए, पैसे चाहिए, सोल्जर्स भेजो। कांग्रेस कहती है कि नहीं, वापस हमें क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। इस समय 41 में विंस्टन चर्चिल ये पावर में आते हैं, और उस समय जो यूएस प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, एफडीआर जिसको कहते हैं, एफडीआर के साथ उनका फिर पैक्ट होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसा पैक्ट होता है वुडरो विल्सन के साथ, कि जो कंट्री आप गवर्न कर रहे हैं उन सबको आप इंडिपेंडेंस देंगे ये वॉर खत्म होने के बाद। अमेरिका ये क्यों चाहती थी? अमेरिका ये क्यों चाहती थी? 2 रीज़न है। एक, अमेरिका हमेशा से उनके फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेसी का पार्ट रखता है। हाँ। दूसरा, ब्रिटेन तब क्या कहते थे कि ब्रिटेन में कभी सूरज नहीं डूबता, ब्रिटेन के एम्पायर में। जब तक ब्रिटेन के सारे कॉलोनीज मतलब ब्रिटेन के हाथ में है,
तब तक यूएस सबसे बड़ा नहीं बन सकता, ब्रिटेन ही सबसे बड़ा था। राइट। तो फसाड तो उनका था कि हम डेमोक्रेसी के लिए ये बोल रहे हैं। रियल रीजन शायद यही था कि थोड़ा यूके को वीक किया जाए। अब यूके के पास वो फायर पावर और वो सोल्जर्स नहीं थे जो कि यूएस के पास थे। यूएस का सपोर्ट ज़रूरी था, तो ये मान गए थे। पर चर्चिल ने इंडिया के बारे में कहा, इंडिया के बारे में नहीं, बाकियों के बारे में मैं मान लेता हूँ, इंडिया का देखेंगे। चर्चिल कभी नहीं चाहते थे इंडिया इंडिपेंडेंट हो। वो इंडियंस को मतलब वो कहते थे ये लोग क्या गवर्नमेंट चलाएंगे, काले कलूटे सब लोग हैं, ब्राउन लोग, अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड, ब्रिटिश एजुकेशन थोड़ी है इनके पास, ये लोग नहीं गवर्नमेंट चला सकते। खैर, तो हिंदुस्तान से 20 लाख सोल्जर्स भेजे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 20 लाख सोल्जर्स भेजे गए। आर्मी को भी मॉडर्न किया गया। और ये सोल्जर्स जो गए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ाई चलती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। उसके टाइम पे सबसे बड़ा जो होता है वो है बंगाल फेमिन। बंगाल फेमिन क्यों हुआ था? और बंगाल फेमिन में उभर के आया था कि ब्रिटिश गवर्नेंस में कितनी सारी खराबियां हैं, ये हमारा मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्यों हुआ था बंगाल फेमिन? बेसिकली कोई बहुत कम प्रोडक्शन नहीं हुआ था राइस और व्हीट का उस साल, पर सोल्जर्स के लिए रिजर्व में रखा गया। वो सारा जो भी आ रहा है सोल्जर्स के लिए रिजर्व में रखा जा रहा है। इंडियन सोल्जर्स नहीं, यूके और यूएस सोल्जर्स, यूके सोल्जर्स बेसिकली। तो यहाँ पे नहीं आया मार्केट में। फिर होर्डिंग शुरू हो गई। तो विद इन 6 मंथ चावल का दाम 6 रुपये से बढ़ के 37 रुपीज़ हो गया था। तब के दिन में 37 रुपीज़ मतलब ह्यूज। मतलब लोग 1 किलो चावल के लिए अपने बच्चे बेच रहे थे। कितने लोग मरे इसका तो कोई हिसाब ही है नहीं। मतलब हाँ, मतलब कुछ 50 लाख के आसपास लोग मर गए थे। 50 लाख? हाँ। बाप रे। तो और ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया। कुछ लोग थे जो लिखते रहे चर्चिल को, और ये बहुत फेमस है, शशि थरूर ने अपने बुक में लिखा है कि उनको जब लिखा गया, बार बार लिख रहे थे कि पीपल आर डाइंग ऑन स्ट्रीट्स, डू समथिंग, प्लीज रिलीज द रिजर्व। तो वो एकदम थक हार के, मतलब एकदम इरिटेट हो गए थे चर्चिल। पहली बार तो उन्होंने लिख दिया था कि इतना चूहे बिल्ली की तरह ये पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, इनका मर जाना ही ठीक है। बाद में फिर भी जब लिखने लगे तो कि पीपल आर डाइंग ऑन स्ट्रीट्स, then Churchill wrote on that file note कि then why hasn't that Gandhi died yet? तो ये था। और कांग्रेस कुछ कर पा नहीं रही थी उस समय, क्योंकि ये 43-44 में होता है ये बंगाल फेमिन। 42 में एक स्टैफर्ड क्रिप्स का मिशन आता है। वो इंडिपेंडेंस देने की बात करती नहीं है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है। हाँ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होता है। कांग्रेस के सारे लीडर्स जेल में। हाँ। जिन्ना बल्कि उस समय ब्रिटिशर्स के साथ बहुत दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम तो आपको वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्विट इंडिया मूवमेंट के पार्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। वो चाहते थे कि मेरा जो पाकिस्तान वाला मुद्दा है ये थोड़ा ब्रिटिशर्स के साथ पॉपुलर रहे। हाँ। होता नहीं है। हाँ। क्योंकि नेहरू बहुत अच्छा खेल गए थे। खैर, लड़ाई ख़त्म होती है। 45 में जापान सरेंडर करता है, तो लड़ाई ख़त्म होती है और लीडर्स को छोड़ दिया जाता है, कांग्रेस के लीडर्स को। फिर और लेबर पार्टी जब आती है यूके में पावर में, तब बात होती है कि अभी क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर है, अभी इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। अच्छा। तो 46 में होगा इलेक्शन। 46 में इलेक्शन होगा। उससे पहले आती है सेकंड क्रिप्स मिशन। वही स्टैफर्ड क्रिप्स फिर से आते हैं इंडिया में, क्योंकि तब पाकिस्तान बहुत मुद्दा बन चुका था। तो पाकिस्तान ऑलरेडी तब तक मुद्दा बन चुका था। हाँ, तो मतलब जिन्ना इतना तो कन्विंस कर दिया था, जिन्ना ने ब्रिटिशर्स को, कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ आप ट्रीट नहीं कर सकते, आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग से अलग अलग बात करनी ही पड़ेगी, और हमारा डिमांड ये चीज़ें हैं।
तो सेकेंड क्रिप्स मिशन जब आया तो उन्होंने जो 11 प्रोविंसेस थे उनको 3 हिस्सों में बांटा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 प्रोविंसेस रहे जो हिंदू मेजोरिटी थी, ये तो इंडिया है। ग्रुप बी में रहे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, और ग्रुप सी में असम और बंगाल। हाँ। जिन्ना ने कहा ये बी और सी जो है, यानी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और असम हमें पूरा चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, कांग्रेस मान नहीं रही थी, अभी तक झगड़ा वहां तक पहुंची नहीं बात। तो बहुत और बहुत तब तक क्या ये एक सेल्फ गवर्नेंस स्टेट टाइप का था? अब ये सवाल आता है कि क्या चाह क्या रहे थे। हाँ, राइट। ये तो माउंटबेटन भी 3 मीटिंग तक समझ नहीं पाए थे 47 में कि जिन्ना एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं। पाकिस्तान तो मांग रहे हैं ये, पर क्या है मतलब पाकिस्तान का मतलब इनके दिमाग में क्या है, ये माउंटबेटन को भी समझ में नहीं आया। माउंटबेटन को भी समझ में नहीं आ रहा है, उससे पहले वेवल थे उनको भी समझ में नहीं आया, क्लेमेंट एटली को भी समझ में नहीं आया। रीजन जिन्ना शायद खुद कंफ्यूज थे कि उनको एक देश चाहिए या फिर एक सेल्फ गवर्नेंस स्टेट चाहिए। उस समय अगर याद हो आप लोगों को भी, तो उस समय एक और प्रॉब्लम था जो अभी भी प्रॉब्लम है, इजराइल और पैलेस्टाइन। हाँ उसी समय इंडिपेंडेंट बन रहे। हाँ इजराइल और पैलेस्टाइन अलग अलग कंट्री होगी, अभी भी जो ये डिबेट चल रहा है कि वी बिलीव इन 2 नेशन थियरी, हाँ। कि इजराइल और पैलेस्टाइन 2 अलग अलग कंट्री बनेगी, ये क्लियर नहीं था। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर दो अलग अलग स्टेट्स होंगे, इजराइल और पैलेस्टाइन। इजराइल वाला एरिया ज्यूज के लिए, पैलेस्टाइन वाला एरिया मुस्लिम्स के लिए। ये जो सोच है जिन्ना इससे इत्तेफाक रखते थे। अच्छा। जिन्ना के दिमाग में ये था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तो एक वीक सा सेंटर रहेगा जो कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को डील करेगा, पर बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंटली प्रोविंसेस मैनेज करेगी। प्रोविंसेस क्या, ये 2 प्रोविंस, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा। कांग्रेस चाहती थी कि नहीं, स्टेट्स को इतना पावर हम दे नहीं सकते, हाँ। स्ट्रॉन्ग सेंटर बनेगा, स्टेट्स के हाथ में पावर बहुत कम रहेगा। तो झगड़ा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग या नेहरू और जिन्ना के बीच झगड़ा था ये कि ज़्यादा सेंटर पावरफुल बनेगा या ज़्यादा स्टेट्स पावरफुल बनेंगे। अच्छा। जिन्ना चाहते थे स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल रहे, पावरफुल ज़्यादा मतलब ऑटोनॉमी ज़्यादा रहे स्टेट्स के पास, तो ऑटोनोमस एक पाकिस्तान एरिया, ऑटोनोमस एक हिंदुस्तान एरिया, और एक कॉमनली उसको हम इंडिया बोलेंगे। हाँ, और एक टॉप अथॉरिटी जो कि मेजरली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करेगी। ओके। हाँ, कम्युनिकेशन भी। तो यही झगड़ा रहा, और जिसके चलते इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कांग्रेस ने बहुत, खासकर नेहरू बहुत अगेंस्ट थे स्टेट्स बनाने के, और स्टेट्स डिवीजन के बहुत खिलाफ थे। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का, जिसके लिए हंगर स्ट्राइक करके एक बंदे ने, मतलब ही डाइड डूइंग हंगर स्ट्राइक, देन ओनली आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड। अच्छा। नेहरू वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिन्ना वांटेड स्ट्रॉन्ग, तो झगड़ा ये था। खैर, तो हम 46 में आते हैं क्योंकि अभी तो कहानी बहुत बाकी है। तो ये स्टेट्स वगैरह हुआ, पर ये बात अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही कि भाई क्या बनेगा। इंडिया पाकिस्तान के बारे में आप कुछ बता रहे हो नहीं, क्योंकि ये क्रिप्स के साथ नेहरू की बड़ी दोस्ती थी, और कृष्णा मेनन जो बाद में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, उनको लंदन में रखा गया था। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ कृष्णा मेनन और नेहरू बात करते रहते थे, एक सीक्रेट बैकडोर चैनल ये बात होती रहती। तो जिन्ना यहाँ पे जो भी बात करे इंडिया के जो वाइसरॉय थे उनसे, उससे पहले वहाँ से ऑर्डर आ जाता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी फॉर अ पाकिस्तान। अच्छा। क्योंकि नेहरू ने उनको समझा दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
तो डिक्लेयर हुआ 1940 से। अब बहुत गुस्सा हो गए थे हमारे जिन्ना साहब कि पाकिस्तान के बारे में आप कोई कुछ ठोस बता ही नहीं रहे हो, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, लड़के लेंगे पाकिस्तान। पहली बार वो बोलते हैं कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ। अब ये फ्रीडम एट मिडनाइट करके एक बुक भी है और जो अभी एक सीरीज भी बना, उसमें भी थोड़ा सा दिखाया गया है। पर सच्चाई ये है कि डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब जिन्ना ने कभी क्लियर नहीं किया, और उसका उद्देश्य भी नहीं। लड़के लेंगे पाकिस्तान, 16 अगस्त को हम डिसाइड कर देंगे कि इंडिया और पाकिस्तान बनने जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है, ये जिन्ना ने कभी बताया नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग की वो स्ट्रक्चर ही नहीं थी। हाँ। पर 16 अगस्त को मैसेकर शुरू हो जाता है कोलकाता में, जहाँ एक बहुत सारे लोग उभर के आते हैं, जिनमें से गोपाल पाठा भी एक है। गोपाल पाठा मुखर्जी जो हिंदुओं के लिए, लेकिन सुहरावर्दी उधर से लीड करते हैं मुस्लिम लीग के तरफ से। और ये वायलेंस का शुरुआत है, पार्टीशन जो देखते अगले 1 साल तक और उसके थोड़ी देर बाद भी वायलेंस होगा। ब्रूटल वायलेंस कैसा कि लोगों को जो मारा गया, 5,000 लोगों को एक दिन में मारा गया था। और मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदू मुस्लिम नहीं कहना चाहता, क्योंकि यहाँ पे अगर हिंदू ज़्यादा मरे थे तो एक दिन में 10,000 मुस्लिम को भी कुछ दिनों बाद मार दिया गया था गढ़मुक्तेश्वर में, बिहार में। तो ये तो आज के इंडिया को, हमारे जनरेशन को, आगे वाले जनरेशन को ये डिसाइड करना कि इंसानी जान को आप कलर देंगे हिंदू मुस्लिम, या इंसान को इंसान रहने देंगे। तो इंसान मरे थे, 5,000 इंसान मरे थे। और मारे कैसे गए थे? डायरेक्टली कोई मार नहीं दिया गया था गोली वोली से। 46 है, यानी कि उस समय जो इंडिया की आर्मी है, जो बाद में आई इस राइट को संभालने के लिए, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लौटे हुए आर्मी है। वॉर का वायलेंस देखा हुआ है उन्होंने। हाँ। वो लोग मतलब दे वर एस्टनिश्ड एंड सरप्राइज्ड, एंड वो लोग सर पकड़ चुके थे कि ये क्या वायलेंस है, ये तो हमने पिछले 4 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं देखा है। बाप रे। लोगों को पिलर से बांध दिया जाता था पकड़ के, उनको स्लैश कर दिया जाता था छुरियों से, वो ब्लीड करके मर जाए। वही छोड़ दिया जाता था कि वो ब्लीड करके मर जाए। उफ। ये हुआ। इसकी बात पहुंची नोआखाली, जो अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पे यही चीज़ हुआ फिर से। फिर यही बात पहुंची बिहार। तो जैसे कलकत्ता किलिंग में, ग्रेट कलकत्ता किलिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हिंदू ज़्यादा मरे थे। गढ़मुक्तेश्वर बिहार में एक फेयर हो रहा था, एक मेला चल रहा था, वहाँ पे 10,000 मुस्लिम को एक दिन में मार दिया गया। 10,000 लोग। अब अनफॉर्चुनेट यही है कि इसका स्टोरी बताते बताते हम ऐसे ही लिखा जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम बोल देते हैं। पर जो वायलेंस उस समय हुआ था, और जो किताब पढ़ेंगे उनको अगर रोना नहीं आए तो उनके इंसान होने पे सवाल है। जिस ब्रुटैलिटी से मारा जाता था। बात पहुंचती है रावलपिंडी, जो अभी पाकिस्तान में, वहां पे शुरू होती है वायलेंस। वायलेंस किस टाइप का? इतना वायलेंस, और रेप बिकेम अ कॉमन टूल वायलेंस का ब्रूटली। एक है, वो लिखते हैं, वो सिख थे, कि एक दिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके पिताजी बेसिकली, वो आते हैं, और जॉइंट फैमिली होता था ना उस समय, आते हैं अपने कोर्टयार्ड में और घर के सारे औरतों को बुलाते हैं। उसमें उनकी बेटी है 4-5, बाकी औरतें भी है, और वो बताती है कि हम अभी आपको मार देंगे। बाप बोल रहा है अपनी बेटियों को, क्योंकि अगर मैं नहीं मारूं आपको, मैं तो सीधे आपको मार दूंगा, अगर मैं नहीं मारूं तो जो मौत आपको मिलने वाली है वो इससे बहुत दर्दनाक होगी।
तो जो लिखते हैं वो 6 साल के होते हैं उस समय, उनको एक कमरे में बंद किया जाता है। वो लिखते हैं कि मैं सिर्फ सुन रहा था आवाज़, कोई चीख भी नहीं रही थी। उनकी बहनें, उनकी माँ, ये चीख भी नहीं रही थी। उनको सिर्फ मारा जाता था जैसे जानवर को मारते हैं, से मारा जाता था। बाद में जब आए तो सबको हमारे पिताजी ने मारा और खुद को भी मार दिया। ये बहुत कॉमन था। बाप रे बाप, क्या औरतों को बचाने का, violence। औरतों का सम्मान और उनको दर्दनाक मौत ना मिले, इनको बचाने का पूरा तरीका अगले 1 साल तक हम पंजाब में यही देखेंगे कि लोग हिंदू मुस्लिम दोनों अपने घर के औरतों को मार देते ताकि इससे खराब मौत ना मिले। पर जो सियासतदान हैं वो तो सियासत कर रहे थे और ये तय नहीं हो पा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान कैसे क्या बनेगा। लेकिन ये वायलेंस जो है ये कंटिन्यू हो रहा था। ये अगले 1 साल तक कंटिन्यू होता है, उससे थोड़ा बाद सितंबर 1947 तक कंटिन्यू होता है। इस बीच वाइसरॉय थे वेवल, वो ये कह लेते हैं कि टूट चुका है पूरी तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। अब हमारे आईसीएस सब रिज़ाइन कर रहे हैं। आईसीएस रिज़ाइन कर जाने का मतलब है कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म। आर्मी के जो जनरल थे वो आर्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे इस वायलेंस को कंट्रोल करने में। आर्मी के जो ऑकिनलेक जो जनरल थे वो आर्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इसमें। वो उनके लिए आर्मी एक अलग इंस्टीट्यूशन था, बहुत लॉयल एक इंस्टीट्यूशन था जिनको हाथ ही नहीं लगाना देना चाहते थे इंटरनल मैटर्स में। ये भी डर था कि अगर इंटरनल मैटर्स में हम लगाए तो ये लोग पार्टीशन हो जाएंगे कि 35% पंजाबी मुस्लिम है, 25% सिख है, बाकी मराठा वगैरह वगैरह। तो गोरखा को छोड़ के और किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा चिंता तो ये भी है कि 40,000 ब्रिटिशर्स भी हैं इंडिया में। इतने दिनों तक तो हमने बड़े सारे अत्याचार किया इन्होंने पे, हमारे ही खिलाफ तो लड़ रहे थे ये लोग। अब क्या होगा अगर ये लोग हम पे चढ़ जाए? इनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है। वायलेंस तो दिख रहा है, जो नॉन वायलेंस की इतने दिनों तक बात हो रही थी तो खत्म। म्यूटिनी शुरू हो गया क्योंकि आईएनए का ट्रायल चल रहा था। उसी को देख के इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष बोस का, उनको देख के थोड़ी सी म्यूटिनी चालू हो गई आर्मी में भी और नेवी में भी। उसका एक रीज़न ये भी था कि ये जो 20 लाख का फोर्स बना था, इनको फिर डिसबैंड कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उतने सारे फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ये भी एक रीज़न था म्यूटिनी का, सिर्फ आईएनए का नहीं। तो वे तो डिसाइड करते हैं, वेवल कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि हम एक डेट फाइनल कर लेते हैं और उस डेट को निकल जाते हैं यहाँ से। देखते हैं, इंडियन को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, वो जैसे हो वो मैनेज कर ले। ये चलता रहा कुछ दिनों तक एटली और वेवल के बीच। फिर एक डेट डिसाइड हुआ कि अक्टूबर 1948 तक हम छोड़ देंगे इंडिया। उतना टाइम तो हमें चाहिए फेज्ड विड्रॉल के लिए। फिर आते हैं माउंटबेटन। पर माउंटबेटन आते हैं मार्च 1947, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना भी नहीं होता है माउंटबेटन के आने के बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस का। 24 मार्च को आते हैं, यानी 4.5 महीने कुछ, इसके बीच सब हो जाता है। जब माउंटबेटन आते हैं तब ये नहीं पता है कि इंडिया का क्या होना। सिर्फ राइट चल रहा है, सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है, फमीन वगैरह, मतलब मार्केट का भी कोई ये नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर टूट। और उसके साथ वो प्रिंसली स्टेट का भी प्रॉब्लम है। प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम हो तो हम बता ही चुके हैं। हाँ। तो उनको वो जो पिछली बार बताया था कि ऑपरेशन मैड हाउस पकड़ाते हैं वेवल, हाँ। कि भाई देखो ये इंडिया का हाल है, अभी आप देख लो क्या करना है। माउंटबेटन के पास पूरी छूट थी, पूरी। तो पर ये भी सवाल आता है कि भाई अक्टूबर 48 में जाने वाले थे, इतनी जल्दी चले गए। हाँ। क्यों गए? तो पहली बार क्या करना है इनको मिलना है नेहरू से, इनको मिलना है जिन्ना से, इनको मिलना है गांधी जी से। मार्च है, गांधी जी से मिलते हैं।
और वो फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में है कि भाई एसी बहुत ठंडा करके रखा था उन्होंने, गांधी जी को ठंड लग रही थी, तो मतलब स्वीट स्टोरीज, उस पर मैं टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहता क्योंकि लोग मर रहे थे हज़ारों की तादाद पर रोज़। तो गांधी जी को ठंड लगी या नहीं लगी उस दिन को, और एसी कम कर दिया गया या नहीं कर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राइट। पटेल साहब ने आईसीएस को रोक लिया था कि आपकी ज़रूरत है। माउंटबेटन नेहरू से दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न क्या है? नेहरू को माउंटबेटन की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नेहरू तो कृष्णा मेनन के साथ मिलके इटली से बात कर रहे थे। राइट, करेक्ट। माउंटबेटन को ज़रूरत था नेहरू का कि अगर ये चलता रहा तो मैं इंडिया में कुछ मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा, सब तो वहां से होता रहेगा। राइट। तो माउंटबेटन दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने नेहरू साहब से। जिन्ना से मिलते हैं और मिलके काफ़ी नाखुश होते हैं कि ये बंदा इतना बड़ा लीडर हम सुन के आए थे, ये येस और नो में आंसर दे रहा है सब कुछ। मतलब ब्रिटिशर्स का कि जिन्ना इज अ पर्सन हु हैड अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, येस और नो में आंसर दे रहे हैं। 2 मीटिंग हो गई, कुछ समझ में नहीं रहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान बोल रहे हैं, बंदा चाहता क्या है। और ये सिर्फ बताया कि देखो पंजाब और बंगाल को अब तोड़ नहीं सकते। पंजाब और बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंजाब और बंगाल में 50-50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन, पंजाब में सिख और सिख हिंदू और एक तरफ मुस्लिम 50-50। बंगाल में 60% मुस्लिम, मतलब जो अनडिवाइडेड आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिला के, इसमें 60% मुस्लिम, बाकी 40% हिंदू। पर जिन्ना को चाहिए था पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा बंगाल। हाँ, लेकिन उसका उनका कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी वो तो 40-60 और 50-50 है। तो हाँ, पर जिन्ना ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पे 47 से पहले कभी गए नहीं है। कोलकाता आए थे। ही नेवर विजिटेड द टुडेज बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान जो बना, जिन्ना नेवर लाइक्ड इट, जिन्ना नेवर वेंट देयर। वो कहते थे वो तो रूरल, कहते हैं रूरल स्लम है। अच्छा। हाँ। तो जिन्ना को एकदम पसंद ही नहीं था। ना, वो कहते थे कि ये तो फ्लड वर्ड होता रहता है, रूरल स्लम है वो लेके मैं क्या करूँगा। तो उनको चाहिए था बंगाल, एक्चुअली वेस्ट बंगाल का जो पार्ट। हाँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल उनको चाहिए था, तो बंगाल आप तोड़ नहीं सकते और ये चाहिए। तो अब माउंटबेटन को लगने लगा ये पाकिस्तान का जो डिमांड है इनका, शायद ये ब्लफ है। अच्छा। हाँ, ब्लफ। हाँ, क्योंकि एक देश बनाने के लिए, या जो वो चाहते थे उस समय, एक सेपरेट कम्युनियन या सेपरेट कॉन्फेडरेसी, उसको बनाने के लिए जो एलिमेंट्री थॉट्स है वो भी जिन्ना का प्रिपेयर्ड नहीं है और क्लियर भी नहीं है। इंडिया में जब 35 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और उसके में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग मिलके 5 ईयर प्लान वगैरह बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा ये सब प्लान बनाते हैं। हाँ, ये सब बन चुका था इंडिया, तो कांग्रेस को दिखाने के लिए बहुत कुछ था। राइट। उनका होमवर्क बहुत अच्छा था, होमवर्क स्ट्रांग था। हाँ। तो उनके लिए पूरा इंडिया, राइट। ये पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं और पता नहीं पाकिस्तान है क्या। बोल रहे नहीं पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान? सॉवरेन कंट्री? नो। प्लान क्या है तुम्हारे देश के लिए? नहीं है। लियाकत अली से मिलते हैं। लियाकत अली बताते हैं कि देखो, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बहुत मुश्किल चीज़ है। अब इंडिपेंडेंट पाकिस्तान मुल्क की बात तो मत ही करो, माउंटबेटन को बताते हैं। वो कॉन्फेडरेसी बनेगी। और आप 1948 के जून तक तो आप जा नहीं सकते। इंडिया का जो हाल है, 48 के जून तक तो आपको रहना पड़ेगा। लियाकत अली ये बोलते हैं। ये मुस्लिम लीग का स्टैंड था, जिन्ना लियाकत अली का स्टैंड था। आर्मी आप दे सकते हो कि आर्मी को भी डिवाइड करो और पाकिस्तान को, जो भी पाकिस्तान का फॉर्म होगा उसमें ब्रिटिश आर्मी और आईसीएस हमें चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक बात फंस जाती है। एक और भी प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फर खान आते थे। वहाँ पे 46 में कांग्रेस के एलाई खान अब्दुल गफ्फर खान जीत वो कांग्रेस के एलाई थे, वो जीते हुए थे, तो नेहरू को वो भी चाहिए था।
नेहरू क्या कहते थे कि नहीं, हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो अपना एलआई है, पंजाब और बंगाल को तोड़ो। तो पाकिस्तान क्या रहा? पाकिस्तान रहा सिंध, कश्मीर तो इंडिपेंडेंट है, सिंध थोड़ा सा बलूचिस्तान वगैरह, बाकी ये रावलपिंडी वगैरह जो है ये सब चीज़ें, और उधर आधा पंजाब आधा बंगाल, ये जिन्ना के लिए मंजूर नहीं होगा, तो पाकिस्तान का डिमांड छोड़ देंगे वो। ये था प्लान। अच्छा। पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में वो बाद में, वो पठान थे, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, पर बाद में जब ये मुस्लिम लीग और स्ट्रांग हुई तो वो भी चले गए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के पार्टी को मतलब एकदम लगभग मारने वाले थे। तो माउंटबेटन को ये समझ में आ गया कि ये लोग एक साथ काम नहीं कर पा रहे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ तो काम कर ही नहीं पा रही, और कोशिश भी करना बेकार होगा। पर क्योंकि वही प्रॉब्लम, मुस्लिम लीग चाहती है कि स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर रहे, कांग्रेस चाहती है कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहे। लड़ाई तो वो है। मई में ये लोग शिमला जाते हैं, माउंटबेटन जो पिछली बार भी बताया था, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को लेके एक प्लान बनाते हैं और नेहरू को दिखाते हैं, जिन्ना को भी दिखाते हैं। जो फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में दिखाया गया कि सिर्फ नेहरू को दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो दोनों को दिखाया जाता है। प्लान क्या था कि ये जो हर एक प्रोविंस में एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो लोग डिसाइड करेंगे इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। प्रिंसली स्टेट आपस में डिसाइड कर लेंगे। और हाँ बस, और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में प्लेबिसाइट होगा कि उनको कहाँ जाना है। और बंगाल और पंजाब में वोटिंग होगी, क्योंकि बंगाल का सिलेट पार्ट किधर जाएगा ये तय नहीं हुआ था, और पंजाब में भी एरिया वाइज वोटिंग होगी कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं, उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। जिन्ना ने कहा कि नहीं नहीं, बंगाल और पंजाब को आप तोड़ नहीं सकते, ये हम मंजूर नहीं। और नेहरू ने कहा हमें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में जाने से मतलब प्रॉब्लम। रीज़न मैं बता चुका, आर्मी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, बड़ा मुश्किल। अब क्या करें? अब इस समय ये मई से 2 जून तक हर रोज़ प्लान बदलता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नया प्लान बन रहा है। एक प्लान बनता है जिसमें कि हम पहले ही निकल जाएंगे, माउंटबेटन कहते हैं हम पहले ही निकल जाएंगे, तो नेहरू फायर हो जाते कि नहीं नहीं ये सब नहीं। इस बीच बंगाल से सुहरावर्दी आते हैं और शरद चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, ये दोनों मिलकर एक प्लान देते कि इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बंगाल बनाएंगे। और सिर्फ बंगाल? हाँ सिर्फ बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल। अच्छा। तो ये सब बनता है। और वो पिछली बार भी हमने कहा कि वीपी मेनन रात को बैठ के एक प्लान बनाते हैं कि ये सब नहीं होने वाला है, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसे बनेगा, पंजाब आधा बंगाल आधा। 2 जून 1947 को ये प्लान रखा जाता है इनके सामने, और कहा जाता है कि आप एक दिन के अंदर डिसाइड करके हमें बताएंगे कि आपको ये प्लान मंजूर है या नहीं है। मतलब कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के पास ये एक दिन का टाइम। गांधी जी उस दिन मौन व्रत ले लेते हैं। ओ अच्छा, यही इसी के लिए क्या यह बोला जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो रोक सकते थे? पता नहीं, बट मौन हालात वैसे थे नहीं। राइट, गांधी जी अनडिवाइडेड इंडिया चाहते थे। हाँ। ये सब जो बीच में सब चला राजनीति, ये गांधी जी को शायद पसंद नहीं आया। राइट। और कहते हैं कि गांधी जी ने एक टाइम पे ये भी ऑफर किया था कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, ऐसे भी पाकिस्तान उसके लिए बार्गेनिंग चिप है। हाँ। सिर्फ ये गांधी जी समझ पाए थे उस समय, नेहरू भी समझते थे, पावर चाहिए था उनको कि ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं ये बार्गेनिंग चिप है। और बाद में पाकिस्तान की एक हिस्टोरियन आयशा जलाल वो भी इसकी पुष्टि करती है, हालांकि ये कॉन्टेस्टेड है। हाँ। कि उन पर ये तो सही है कि लियाकत अली ने बताया था माउंटबेटन को कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन सकती। तो कांग्रेस मान लेती है 3 जून तक। जिन्ना डिसाइड नहीं कर रहा, अरे हम ये थोड़ी चाहते थे कि हमें कंट्री मिल जाए। ये कहाँ से आई बात? मतलब ये कहाँ का प्लान चल रहा है?
और वैसे भी आप पंजाब और बंगाल को तोड़ के हमें बता रहे हो कि अब इंडिपेंडेंट बन जाओ। हाँ, हाँ। प्लान तो यही था कि अगर वो सुन के हो सकता है कि ना कर दे, 3 जून तक कांग्रेस decide राजी हो कर जाता लेती है, फिर जिन्ना भी मान लेते हैं कि अब यही मिल रहा है, मौत हिट इन पाकिस्तान, उनके लिए वो कहते थे मौत हिट इन पाकिस्तान, खाया हुआ पाकिस्तान। मिल रहा है तो ले लेते हैं फिर, और तो कोई रास्ता बचा नहीं। इट वाज अ टेक इट और लीव इट ऑफर फॉर। हाँ, क्योंकि एक पाकिस्तान इधर है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, तो ये अजीब एक टाइप का आइडिया है। तो 15 अगस्त कहाँ से आया फिर? हाँ, अभी 15 तो अगस्त कहाँ से? जून के 3 तारीख की बात चल रही। 2 साल में, 2 महीने में तोड़ा जा सकता है क्या इतने बड़े देश को? 2 कंट्री बनाया जा सकता है क्या? और वो भी मेजर, मतलब एक मुस्लिम कंट्री और एक हिंदू कंट्री, जहाँ की लोग दोनों तरफ, कुछ कुछ लोग तो है दूसरे धर्म के। बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। तो क्या हुआ इसके बाद? कांग्रेस और नेहरू ने कहा कि ब्रिटिशर्स जितने जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, आप इतना लेट मत करो, क्योंकि लेट करना चाहते थे मुस्लिम लीग वाले। मैंने बताया, लियाकत अली ने बोला था कि आपको 48 के जून तक तो रहना ही पड़ेगा। हाँ। ये सब संभालने के लिए। नेहरू कहते हैं कि नहीं, आप पहले ही निकल जाओ, हम फिर संभाल लेंगे। नेहरू के दिमाग में यही था कि ये पाकिस्तान उनको, दे वुड नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस पाकिस्तान। तो उनका स्ट्रेटजी यही चल रहा था कि जाने देते हैं ब्रिटिशर्स को, झमेला तो चल रहा है यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अपने पास है, आधा बंगाल, आधा पंजाब और थोड़ा सिंध और थोड़ा सा बाकी एरिया लेके चला नहीं पाएंगे। तो दे विल कम बैक एंड वी विल हैव एन इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, ये आइडिया था नेहरू का। अच्छा, सो लेट देम लीव एज अर्ली एज पॉसिबल, लेट द ब्रिटिशर्स लीव एज अर्ली एज पॉसिबल। कांग्रेस ने कभी, मुस्लिम लीग ने बोला था कि 15 अगस्त 1947 तक नहीं हो सकता ये बात। कांग्रेस डिडंट ऑब्जेक्ट टू 15 अगस्त, इन फैक्ट इट वाज देयर आइडिया। एंड देन क्या हुआ? ये तो अब तक हम आए कि हाँ, पार्टीशन होगा, ये डिसाइड हो गया, और 15 अगस्त तक इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे। ये डिसीजन हो गया, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है, 2 देशों को डिवाइड करना। पार्टीशन कमेटी बनती है 30 जून को। 30 जून मतलब जुलाई और अगस्त का हाफ, ये 1.5 महीने के अंदर पूरा 2 देश। और मैंने देखा हुआ है 30 जून का, अगर कोई कॉन्टेस्ट करता है, मैंने देखा हुआ है वो ऑर्डर जो 30 जून का निकला हुआ है पार्टीशन कमेटी बनाने का। और रेडक्लिफ उसमें नहीं है। उसमें होता है कि 2 बाउंड्री कमीशन बनेगा, एक बंगाल एक पंजाब का बाउंड्री कमीशन। बाकी तो डिसाइडेड ही, जैसे प्रोविंसेस हैं। हाँ। यही दोनों प्रोविंस को डिवाइड करना है। तो एक बंगाल कमीशन, एक वो, उसमें 2 करके 2 हिंदू लॉयर्स, हिंदू जजेस, 2 मुस्लिम जजेस, दोनों तरफ ऐसे ऐसे होगा। तो ये 8 लोगों का टीम बना, और ये डिसाइड करेगी कि पार्टीशन कहाँ से होगा, कैसे बॉर्डर बनेगी एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो और रेडक्लिफ आते हैं वहाँ से। रेडक्लिफ इससे पहले कभी इंडिया नहीं आया। वाओ। जो मेन है बाउंड्री कमीशन के हेड, उनको कोई आइडिया ही नहीं है इंडिया के। ये करते हैं, फिर जितना हो सके, जो हो सके वैसे वैसे कर लेते हैं ये लोग डिवाइड। पर ये लोग नाखुश थे। दे ऑल्सो न्यू कि हमें इतिहास का ऐसा एक पार्ट बनाया गया है जो हम वॉलंटरीली कभी नहीं करना चाहते थे, और जिसके लिए पूरा इतिहास हमें हमेशा कोसेगा, और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। आई नो पर्सनली सर्टेन पर्सन फ्रॉम दैट फैमिली जो कहते कि वी आर नॉट प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो किस साइड से थे, आप इंटरप्रेट कर लो। पर दे सेड वी नो दैट इट्स नॉट अ प्राइड थिंग टिल द एंड। किसी ने, ये 8 लोग थे, और कितना बड़ा फीट है, इंडिया को डिवाइड किया। उनका वो डायरी और उनका वो जो एक्सपीरियंस है, इन 8 जजेस में से या रेडक्लिफ में से किसी ने आज तक कुछ नहीं लिखा इसके बारे में।
ये इतना ट्रॉमेटिक था। उनके लिए इतना ट्रॉमेटिक और पेनफुल था। जैसे हम कोविड के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि कोविड हमारे लिए भी उतना ट्रॉमेटिक है। आई नो देयर फैमिली, जैसे कि नहीं, कुछ हमारे दादाजी ने कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, कहीं नहीं लिखा है, अखबारों में भी नहीं लिखा है कभी कि क्या एक्सपीरियंस था। तो अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है। चर्चिल नहीं चाहते थे कि इसको इंडिपेंडेंट कहा जाए, इसको सेल्फ गवर्नेंस एक्ट बनाया जाए, पर हो जाता है ऐसे। अब शुरू होता है कि लोगों का तो पार करना है लोगों को इस पार उस पार करना है, ये तो सबसे बड़ा काम है। और वायलेंस तो चल रहा है। वायलेंस तो अभी तक रुका नहीं। ऊपर से तारा सिंह आ गए सिख में से, जो तारा सिंह थे। अब क्या है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लौटे हुए आर्मी वाले थे, पंजाबी मुस्लिम भी सिख भी, ये तो अपनी पूरे तैयारी के साथ आए थे। हाँ, ये लोग लग गए अब अपने जगह से दूसरे धर्म वालों को भगाओ, ब्रूटली भगाओ। हम्म, तो तारा सिंह के देख रेख में इधर सिखों का एक जत्था बना, यहाँ से वायलेंस चालू हुई, उधर से भी वायलेंस चालू हुआ। जिन्ना भी इससे परेशान थे, नेहरू भी परेशान थे कि इतना वायलेंस क्यों। हाँ, दोनों नहीं समझ क्या नहीं पाए थे। देखिए, जिन्ना, मैंने कहा जिन्ना के लिए रिलीजन वाज नेवर इम्पोर्टेंट, हाँ, उनके लिए वो ग्रुप था, पॉलिटिकल ग्रुप। नेहरू के लिए इकोनॉमी वाज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन। वो सोशलिस्ट थे, वो हमेशा से सोचते रिलीजन क्या है, रिलीजन का तो कोई वही नहीं है, तो गरीब है इसलिए धर्म का पालन करते हैं। बोथ ऑफ देम अंडर एस्टिमेटेड कि इंडिया के हिंदू और मुस्लिम और सिखों में धर्म का क्या इंपॉर्टेंस है। दे कुड नेवर अंडरस्टैंड दैट। हाँ, इसलिए वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाए थे कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला, बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हो पाया। आर्मी कर सकती थी, पर आर्मी को ये डर लग रहा था कि पार्टीशन हो जाएगा। आर्मी तो सब चीज़ों से बाहर है। ये उनका आइडिया था कि आर्मी सब चीज़ों से बाहर है। ऑकिनलेक का आइडिया था, आर्मी को मत घुसाओ तुम्हारे इंटरनल पॉलिटिक्स में, और जो हमारे पास आर्मी है वो ब्रिटिशर्स के सिक्योरिटी में लगाएं, जो रहे से ब्रिटिश है उनके सिक्योरिटी में लगाएं। कुछ ऑफिसर्स थे जो अपने आप कुछ कर रहे थे, एयर रेड्स वगैरह कर रहे थे। एक कहानी है, कुछ कहानियाँ बताता हूँ, बहुत पेनफुल कहानी है। वो एयर रेड कर रहे थे, देखा एक गांव में औरतों को लाइन से लगाया गया है। तुरंत उसने फ्लाइट को रोका, थाने में गए, आए, वहाँ पे देखा कि उस गांव के सारे मर्दों को मार दिया गया है, औरतों को लाइन से लगाया गया है। और एक, फिर भी नहीं बताऊंगा वो सिख जत्था था या मुस्लिम जत्था था, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों तरफ की कहानी सेम। और बोली लग रही थी औरतों की, कौन किसको ले जाएगा। बोली किस पे लग रही थी कि तुमने कितनों को मारा है। ये बंदूक निकालते हैं अपने जीप में से उसको भगाने के लिए। बंदूक जैम हो जाता है, फायर नहीं कर पाते। पर ब्रिटिश ऑफिसर्स का वो दबदबा था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को देख के लोग भाग जाते हैं। ये फिर थाने में जाते हैं, बंदूक कॉक करके, फिर वापस आते हैं। रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि हाईवे पे शाम तक, उसी दिन की शाम की बात है, 40 औरतें मरी पड़ी हुई है। किसी के शरीर में एक पोशाक नहीं है, या तो उनके ब्रेस्ट्स कटे हुए हैं, मतलब दे वर कट ऑफ। जो प्रेग्नेंट है उनके पेट कटे हुए हैं। एक औरत उसमें जिंदा थी जिसका बच्चा निकला हुआ था। वो उठती है, इनकी तरफ देखती है, पानी मांगती है, गिर जाती है, मर जाती है। ये एक कहानी है, ऐसे सैकड़ों कहानियां होती। एक और कहानी है कि एक जा रहे थे, ट्रक में भर के औरतें थी, और वो सुनते हैं कि सामने राइट हो रहा है। ट्रक को ले लेते रेल लाइन के पास,
रेल लाइन में लाइन से सारे औरतों को रखते हैं और बोलते हैं कि अब तो मैं आपको मारूंगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप सह नहीं पाओगे। तो ये मारने ही उठते हैं तो देखते हैं कि दूसरे धर्म का एक आदमी आ रहा है, इनको लगता है ये राइटर है। फॉर्चुनेटली वो चिल्लाते हैं, बोलते कि आप रोकिए रुकिए, मैं मारने नहीं आया हूँ, अब बस 5 मिनट रुकिए, मैं पुलिस को खबर करके आया हूँ, वो आ रहे हैं आपको बचाने। ये कहानी भी है। बहुत सारे सिखों ने बहुत सारे मुस्लिम को बचाया, बहुत सारे मुस्लिम ने बहुत सारे सिखों को बचाया, हिंदुओं को बचाया। ये ह्यूमन स्टोरीज भी है, पर ज़्यादातर स्टोरीज तो ये है। ट्रेन मैसेकर, जिसमें ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। क्या होता था कि पूरा ट्रेन काट दिया जाता था। इंसान कैसा बन गया था, यहाँ से मार के भेजा सिखों ने, और इसमें मैं स्पेसिफाई पता कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान से एक ट्रेन आया, सारे मरे हुए, सारे कटे हुए, और कटे हुए मतलब लोग जो है, मतलब जो इन आदमी हैं, मर्द, उनको तो जनरल मार देते थे। जो औरतें, उनके या तो ब्रेस्ट काट लिए जाते थे या पेट चीरे जाते थे, रेप तो होता ही था, और फिर मार देते थे। उसमें लिखा हुआ था ट्रेन में, जब अमृतसर पहुंची ट्रेन में, मारना हमसे सीखो, कत्ल करना हमसे सीखो। अगले दिन अमृतसर से एक ट्रेन जाती है लाहौर, उसमें यहाँ से लोग लिख देते हैं कत्ल करना सीख लिया। तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त 47 की, वो इन लाशों के ऊपर से गुजर के आई है। अब इसमें क्या ही मैं और बोलूँ, मतलब एक से एक कहानियाँ हैं जो रोंगटे नहीं आपको, इसके बाद भी 77-78 साल के बाद भी हमें ये समझ अगर नहीं आता है कि ये जो वायलेंस था वो दोनों तरफ से था। हम हिसाब करने बैठेंगे, वहाँ से 3 लाख मरे थे और यहाँ से 2 लाख, या अदर वे अराउंड। ये हिसाब अगर कोई भी करता है तो उसमें वो अपने धर्म का हो सकता है, इंसानियत का तो नहीं है। क्योंकि नंबर कहाँ मैटर कर रहा है, क्यों मैटर कर रहा है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और इतना बुरा हुआ है कि मतलब जो कि जिसका बहुत छोटा पार्ट शायद हमने आज डिस्कस किया, जो आके लास्ट में इट वाज रियली डिस्टर्बिंग, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी डिस्टर्बिंग लगेगा। लेकिन सच तो सच होता है ना, सच तो सच ही होता है। मतलब जो हुआ है वो तो हुआ है। 2 देश, अभी 3 देश इन लाशों के ऊपर से गुजर के बना है। वो सारे हमारे पूर्वज हैं। उन सारे को लिए जो हमारे धर्म के लोगों ने मुस्लिम्स को मारा, उनके लिए मैं शर्मसार हूँ, और मुझे इतना यकीन है कि उधर से भी शर्म उतनी ही है। और अगर हम ये सिर्फ शर्म को आइडेंटिफाई कर लेना, तो मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी शांति से जिंदगी बिताएगी। हाँ, शायद, मुझे पता नहीं कि क्या सीखना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल क्या सीख रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, हमें खुद भी शायद नहीं पता। तो अगर जो प्रेमाशीष ने लास्ट जो बात कही कि अगर इंसानियत को पहचानेंगे, शायद भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो भविष्य अब आज है, जो फ्यूचर में हम आज जी रहे हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट है, तब का फ्यूचर था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए शर्मिंदा तो हूँ। जो भी हुआ था मुझे भी शर्मिंदगी है, और जैसे प्रेमाशीष ने कहा, शर्मिंदगी उधर भी होगी। सो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे विद दिस नोट। बट मैं हर एक एपिसोड में ज़रूर कहूँगा कि नॉलेज और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉलेज भी हमें कुछ सिखा सकती है। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि हम बकर तो करेंगे
हम बहुत सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसमें से हमारे लिए कुछ सीख अगर बने उसी की कोशिश है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। जस्ट अनदर पॉडकास्ट नहीं है ये, इतना मैं बताना चाहूँगा। सो लेट्स सी कि आपको कैसा लगता है हमारा ये डिस्कशन। जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का एपिसोड यही ख़त्म करेंगे। उसके पहले मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा कि स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड पॉजिटिविटी इज़ एवरीथिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे वेल, टाटा।